नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर पेपर थर्ड और लास्ट हम लोग बात कर रहे थे समय प्रबंधन के अंतर्गत सारा कैलेंडर, जो कि वार्षिक योजना पर आधारित होता है। उसमें वर्ष भर की योजनाएं बनाई जाती है। और हमने बात ये की थी कि जो शाला कैलेंडर है उसको बनाते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, उससे किन चीज़ों की प्राप्ति होती है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। शाला या विद्यालय कैलेंडर भी इसे कहा जाता है। शाला या विद्यालय कैलेंडर, और इसमें हम लोगों ने बात की थी कि इसके द्वारा मतलब विद्यालय कैलेंडर के द्वारा जो अध्यापक है, विद्यार्थी है, उनमें जो क्रिया विधि होती है उनको उससे संबंधित जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है विषयवार समय और अध्यापक का कार्यभार। मतलब कि जो वार्षिक योजना बनती है उसके अंतर्गत जो समय को बांटा जाता है उसमें कौन से अध्यापक को किन विषय से संबंधित कौन सा कार्यभार दिया जा रहा है वो इस कैलेंडर के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा बिंदु, वो है प्रधानाध्यापक। अब जो प्रधानाध्यापक है उनको विद्यालय कैलेंडर से किन चीजों की प्राप्ति होती है, मतलब कि विद्यालय कैलेंडर के माध्यम से वो अपनी कार्य विधि का किस प्रकार पता लगाएगी कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने हैं। तो प्रधानाध्यापक का पर्यवेक्षण, जो समय समय पर जांच करते हैं, पर्यवेक्षण कार्यक्रम लिखित तथा गृह कार्य, बताती हुई भी समझाती हूँ आपको। लिखित एवं गृह कार्य का समयबद्ध जांच कार्यक्रम। प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य जो भी विद्यालय में है उनके बारे में, मतलब वो कैलेंडर के माध्यम से किस प्रकार की जो क्रियाविधि, मतलब उनकी क्रियाविधि क्या है उसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो देखो, पर्यवेक्षण कार्यक्रम, पर्यवेक्षण मतलब समय समय पर अध्यापकों की कक्षा में जाकर जांच करना, बच्चों से बातचीत करना। तो अब प्रधानाचार्य अपनी मर्जी से तो जाता नहीं क्योंकि कक्षाएं ज्यादा होती है, तो ये पूर्व में निश्चित किया जाता है कि कब माह में कितने दिन उन्हें पर्यवेक्षण कार्यक्रम करना है, मतलब कि जांच का कार्यक्रम करना है और किस प्रकार करना है। अब यहाँ पर पर्यवेक्षण कार्यक्रम में मतलब कि जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं तो किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, वो सही है भी या नहीं है, कहीं कहाँ पर उनको उसे निर्देशन देने हैं, तो वो सारी चीजें वो पर्यवेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत देखेगा। फिर है लिखित तथा गृह कार्य का समय संबंधी कार्यक्रम। अब जो लिखित कार्य कक्षा में जो बच्चों को लिखित कार्य करवाया जा रहा है उससे संबंधित, अब ये लिखित कार्य की जांच एक अध्यापक किस प्रकार करेगा। तो आपने देखा होगा या आप भी जब स्कूल में पढ़ते तब जो प्रधानाध्यापक है वो माह में एक बार या 6 माह में या वार्षिक योजना जिस प्रकार कक्षाओं के आधार पर वो अपने इस कार्यक्रम को बांट देता है और प्रत्येक कक्षा की विषय से संबंधित कॉपियों के द्वारा पता चलेगा कि लिखित कार्य बच्चों को किस प्रकार दिया जा रहा है, उसमें सुधार कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, सुधार की अपेक्षा है लेकिन अपेक्षाकृत सुधार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, समय पर गृह कार्य है वो दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो उसका समयबद्ध जांच कार्यक्रम इस कैलेंडर के अंतर्गत लिखा होता है। तो इस प्रकार की सूचना
मिल जाती है। नेक्स्ट है सामान्य एवं स्थानीय छुट्टियां। सामान्य एवं स्थानीय छुट्टियां। अब सामान्य मतलब कि वो सभी जगह होती है, वो अगर राज्य स्तर पे हो सकती है, केंद्र द्वारा है तो केंद्र के हिसाब से हो सकती है, तो वो सभी स्कूलों में होती है सामान्य छुट्टियां। और जहां हम स्थानीय छुट्टियों की बात करते हैं तो कोई मेले हैं, कोई उत्सव, वहां पर विशेष आयोजन होता है, तो वो यदि वो स्थानीय छुट्टियों के अंतर्गत आता है, मतलब मेले का आयोजन है तो वहां पर बच्चे तो वैसे ही नहीं आएंगे, तो जो स्थानीय स्तर पर छुट्टी की व्यवस्था की जाती है तो वो भी कैलेंडर के अंतर्गत निश्चित होता है। फिर है अध्यापक अभिभावक बैठकों का आयोजन। अध्यापक अभिभावक बैठकों का आयोजन। पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, वो भी विद्यालय कैलेंडर है, उसके अंतर्गत निश्चित कर दी जाती है कि किस किस समय इस प्रकार की मीटिंग होगी। मतलब कि हो सकता है प्रथम परत के बाद द्वितीय परत में फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट है, अर्धवार्षिक है, वार्षिक है, तो कब कब ये मीटिंग ली जाएगी, उससे संबंधित जो भी निर्णय है, तिथि वगैरह जो भी डिसाइड करनी है, वो कैलेंडर के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट है सहशैक्षिक प्रवृत्तियों का कार्यक्रम निर्धारित। अब जो शैक्षिक कार्यक्रम के साथ साथ चलने वाली सहशैक्षिक गतिविधियां, प्रवृत्तियां हैं, उनको भी विद्यालय कैलेंडर के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। जो गतिविधियां मान लो प्रतियोगिता से संबंधित है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकता है, फिर एसयूपीडब्ल्यू कैंप हो सकता है, समय समय पर वृक्षारोपण कार्यक्रम है, या फिर विद्यालय जो भी विद्यालय से संबंधित श्रमदान वगैरह है, समय समय पर ऐसी जो भी कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं वो विद्यालय कैलेंडर के अंतर्गत लिखे जाते हैं। अब हम देखेंगे, और इससे एक लाभ और है, वो क्या, अगर विद्यालय कैलेंडर बना होता है तो एक प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को मतलब कि पर्टिकुलर उसे बताना नहीं पड़ता, मतलब कि जैसे वर्बली बताने की आवश्यकता नहीं होती। कोई उच्च अधिकारी मान लो आ गया विद्यालय में जांच के लिए, तो प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को बैठ के बताना नहीं होता कि ये कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। वो अपने कैलेंडर को निकालते हैं, उन्हें उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, और उससे संबंधित सारी जो जानकारियां हैं वो उच्च अधिकारी को मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ होता है विद्यालय कैलेंडर का। अब हम विद्यालय कैलेंडर की आवश्यकता या शाला कैलेंडर की आवश्यकता, शाला कैलेंडर की आवश्यकता। जब हमने देखा कि इतनी गतिविधियां, इतने कार्यक्रम जो हमने अभी देखे, वो सब हमें विद्यालय कैलेंडर के माध्यम से उनकी जानकारी प्राप्त हो रही है, तो इसकी आवश्यकता हुई या नहीं, तो उसकी आवश्यकता है, तभी तो हमने बताया कि इन चीजों को हम उनसे प्राप्त कर रहे हैं, या फिर इन क्रियाविधियों का पता हमें विद्यालय कैलेंडर के माध्यम से लग रहा है, तो आवश्यकता तो है उसकी। तो सबसे पहली आवश्यकता जो है प्रतिदिन अब आप बोलेंगे प्रतिदिन तो दैनिक योजना के अंतर्गत, तो प्रतिदिन विद्यालय कैलेंडर
प्रतिदिन निर्धारित कार्यक्रमों, क्रियाकलापों तथा गतिविधियों को समयबद्ध कार्य द्वारा विभक्त करने के लिए मतलब कि जो प्रतिदिन मतलब अगर कोई कार्यक्रम आज हो रहा है तो मान लो 10 दिन बाद हो रहा है या फिर महीने बाद हो रहा है, कोई भी कार्यक्रम हो, फिर क्रियाकलाप हो या गतिविधि किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो वो समय समय पर हो रहे हैं। यदि विद्यालय कैलेंडर मान लो है ही नहीं, बनाया नहीं गया है, तो एक प्रधानाध्यापक को या फिर अध्यापकों को या फिर विद्यार्थियों को, किसी को भी, क्योंकि ये सभी लोग इस संस्था से जुड़े हैं, विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी को आगे जो कार्यक्रम है, क्रियाकलाप है, गतिविधियां है, उनका पता नहीं चलेगा। तो हम इसके द्वारा एक तो उनको पता लगाया सकता है कि कब होने वाले हैं, क्योंकि उसमें क्या निर्धारित किया जाता है, इनके अंतर्गत समयबद्ध कार्य को विभक्त किया जाता है, मतलब कि समय के अनुसार कि इस कार्यक्रम को इतने समय में पूरा करना है या इस समय इतने घंटों में ये कार्यक्रम होगा, तो वो विभक्त कर दिया जाता है, जिससे कि इन क्रियाकलापों के बारे में हमें प्रतिदिन देखने को मिल जाता है, क्योंकि लिखा हुआ है तो हम देख लेते हैं कि ये कार्यक्रम कब होने वाला है, तो हमें वो चीज रिमाइंड हो जाती है कैलेंडर के माध्यम से। तो इस प्रकार जो क्रियाकलाप है वो उस कैलेंडर के अंतर्गत विभक्त कर दिए जाते हैं समयबद्ध समय के अनुसार। फिर नेक्स्ट है विद्यालय में अव्यवस्था को फैलने से रोकता है। कौन? विद्यालय कैलेंडर या शाला कैलेंडर भी, है ना। तो अव्यवस्था किस प्रकार, यदि ये कार्यक्रम है, ये गतिविधियां हैं, इनको लिखा नहीं गया, तो क्या ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को हर चीज याद होगी। हो सकता है प्रधानाचार्य को ही वो चीज याद ना हो, वो कार्यक्रम जाने के बाद उन्हें याद आया कि वो कार्यक्रम हमें हमारे विद्यालय में भी करवाना था, तो फिर क्या मतलब है, इससे क्या होगी, अव्यवस्था होगी। जल्दबाजी में केवल डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाएगा, कार्यक्रम तो आयोजित होंगे नहीं, डॉक्यूमेंट को ऐसे तैयार कर दिया जाएगा जिससे कि उसमें अव्यवस्था फैल जाएगी। जो विद्यालय व्यवस्था है उसके अंतर्गत अव्यवस्था हो जाएगी। एक तो बात ये होती है कि हम किसी कार्यक्रम को करवाते हैं, उसको सिस्टम से हम लोग आयोजित किया, किस प्रकार आयोजित हुआ, फिर हमको क्या फीडबैक मिला, वो उससे संबंधित सारी जानकारी होती है। एक ये होता है कि कार्यक्रम आयोजित किया नहीं, किसी को देखकर हमें याद आया कि ये कार्यक्रम हमारे यहाँ पर आयोजित करवाना था, तो उससे संबंधित छोटा मोटा कार्यक्रम आयोजित करवा दिया और फिर डॉक्यूमेंट को हम लोग इकट्ठा करने लग गए, तो उसमें क्या होता है, अव्यवस्था फैल जाती है। तो विद्यालय कैलेंडर में होगा तो ऐसी अव्यवस्था नहीं फैलेगी। नेक्स्ट आवश्यकता है अहितकर परिणामों से संबंधी दोषों को या दोष को दूर करने के लिए, मतलब अहितकर मतलब कि वो संस्था के भी हित में नहीं है, देखा जाए तो प्रधानाचार्य के हित में भी नहीं है, बच्चों के लिए और शिक्षक के हित में भी न हो, तो वो अहितकर कहलाएंगे। और ऑल ऑफ मतलब कि जो भी विद्यालय संबंधित विद्यालय है, विद्यालय से संबंधित जो भी इकाइयां, भौतिक हो, मानवीय हो, कोई भी संसाधन है, उनके हित को ध्यान में रखकर ही ये कैलेंडर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उनके अहितकर परिणाम मतलब कि जो उनके हित में नहीं हो, ऐसे
ठीक है, पैम्फलेट के अंदर बताते हैं। यदि वो आयोजित नहीं हुई है और यदि पैम्फलेट में छपाया है तो इससे क्या होगा, लोग हैं वो उनके खिलाफ होंगे कि इस विद्यालय में तो ऐसे कार्यक्रम होते ही नहीं है, तो ये इन्होंने गलत छपाया है, ठीक है ना। तो जो ये अहिंसक जो परिणाम है, ठीक है, उनको रोका जा सकता है यदि हम कैलेंडर में मेंशन करें, समय पर उनको करवाएंगे और फिर यदि हम उनको प्रकाशित करेंगे तो उससे क्या होगा, लोग भी हमारे मतलब कि बच्चों को प्रवेश करवाएंगे विद्यालय के अंतर्गत। तो इस प्रकार ऑल ऑफ तो ये है कि विद्यालय कैलेंडर से जो अहितकर परिणाम होंगे लोगों संबंधी किसी भी प्रकार के, तो उनसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट है शाला प्रधान द्वारा क्रियाकलापों उनकी गतिविधियों तथा गृह कार्य एवं लिखित कार्य मूल्यांकन समय पर होने के लिए यदि एक प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक चाहता है कि वो किसी भी कार्यकलाप गतिविधि है उनको मूल्यांकन, यहाँ पर तो आयोजित करने की बात होगी, जो पहला बिंदु है उसमें आयोजित किस प्रकार किया जाए उसको विभक्त किया गया था। अब उससे संबंधित जो जांच की व्यवस्था है उसको भी, यदि उससे संबंधित कोई भी क्रियाकलाप है उसकी जांच से संबंधित व्यवस्था है मूल्यांकन, कि भाई वो सही हुआ या नहीं हुआ है, तो अगर विद्यालय कैलेंडर में वो ऐड है तो एक प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक है वो समय समय पर जाकर इन क्रियाकलापों को मूल्यांकन या जांच कर सकता है। तो ये थी आवश्यकता विद्यालय कैलेंडर की, कि विद्यालय कैलेंडर बना होना क्यों आवश्यक है एक विद्यालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है विद्यालय कैलेंडर का महत्व। विद्यालय कैलेंडर का महत्व वेरी इंपॉर्टेंस क्या है, तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देखेंगे। शाला कैलेंडर में शाला के संपूर्ण कार्यक्रम तथा विभिन्न गतिविधियों को समुचित स्थान दिया जाता है। अब महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इस कैलेंडर के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम होते हैं, गतिविधि होती है, उसको समुचित जहां पर उचित लगता है वो स्थान उन्हें दिया जाता है। इसीलिए पहले इंपॉर्टेंस तो इसकी ये है। दूसरी है अध्यापकों और विद्यार्थियों को अपने निर्धारित समय का बोध
बोध होता है। शाला कैलेंडर के माध्यम से अध्यापक और विद्यार्थी को अपने निर्धारित समय का बोध होता है। मतलब समय से यहाँ पर क्या लेंगे, क्या समय, क्या निर्धारित समय, मतलब कि कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी गतिविधि है, वो आयोजित होने वाली है, तो उससे पूर्व उन्हें क्या तैयारी करनी होगी, क्योंकि कार्यक्रम जो प्रधानाध्यापक है वो तो पूरी रूपरेखा बना देता है, उसके बाद जो कार्यभार है वो अध्यापक और विद्यार्थियों के पास आता है। तो वो कार्य को करने के लिए उन्हें समय चाहिए होता है पूर्व तैयारी के लिए, और बाद में उन्हें क्या करना है उसके लिए भी समय चाहिए होता है। तो उन्हें अपने निर्धारित समय का ज्ञान इस कैलेंडर के माध्यम से हो जाता है कि मान लो 24 तारीख से हमारी प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तो वो 20 तारीख या 18 तारीख कोई भी हो, उससे अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। अध्यापकों की बात करें तो वो भी, और विद्यार्थियों की बात करें तो वो भी, अगर कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले हैं तो वो वैसे पूर्व तैयारी कर लेंगे, यदि वॉलंटियर वगैरह बनाए जाने वाले हैं उनको, तो वो उससे संबंधित कोई भी तैयारी पूर्व में ही कर लेंगे। तो इस प्रकार इन्हें समय का ज्ञान होता है इस कैलेंडर के माध्यम से। महत्व, तीसरा महत्व जो है वो है शाला कैलेंडर द्वारा, शाला कैलेंडर द्वारा विद्यार्थियों में सक्रियता तथा अनुशासन की भावना का विकास होता है। बात करी हमने पहले बिंदु मानते हैं निर्धारित समय का ज्ञान हो जाता है अध्यापक और विद्यार्थियों को। अब विद्यार्थियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उनकी सक्रियता मतलब कि क्रियाशीलता से, मतलब सक्रिय रहकर कार्य करना, मतलब कहीं पर भी हम उपस्थित है तो वहां पर केवल मतलब एक बोलते हैं किसी भी श्रोता की तरह रहना और सुनते रहना, किसी कार्य को नहीं करना, वो अक्रियाशीलता कहलाती है। और सक्रियता मतलब कार्य को करते रहना, सक्रिय रहना मतलब कि कार्यरत रहना भी बोल सकते हैं इसको। तो सक्रियता की भावना और अनुशासन की भावना का इसमें विकास होता है। क्यों? क्योंकि निर्धारित समय हमें पता है कि हमें ये कार्य कब करना है। ये प्रतियोगिता की अगर सब उदाहरण लेते हैं तो प्रतियोगिता है कब आयोजित होने वाली है, तो वो आयोजन से संबंधित वो बालक है वो हमेशा सक्रिय रहेंगे कि हमें किस प्रकार कार्य करना है। और अनुशासन क्यों होता है, अनुशासन की भावना क्यों जागृत होगी, क्योंकि उन्हें पता है अनुशासन कब होगा, जब समय पर कार्य होगा और उस कार्य के बहुत अच्छे परिणाम होंगे, तब बच्चों में अनुशासन बना रहेगा। यदि कार्य समय पर नहीं हुआ, ठीक है, लिखा कुछ है, हो रहा कभी है, तो ये चीज है अनुशासनहीनता फैलाती है। और कार्य समय पर हो रहा है कैलेंडर के माध्यम से, तो वहां पर बच्चे हैं वो अनुशासित हो जाते हैं कि हमारे यहाँ पर सारे कार्य समय पर होते हैं। तो इस समय पर कार्य नहीं होंगे तो प्रधानाचार्य है वो भी गलती में है, अध्यापक है वो भी फोल्ड में है, तो विद्यार्थी है उनका फायदा उठाते हैं और अनुशासनहीनता वहां पर करते हैं। यदि निर्धारित समय में काम होगा तो प्रधानाध्यापक है उसका भी पॉजिटिव पॉइंट देखा जाएगा, तो वहां पर अनुशासन की व्यवस्था बनी रहती है इस कैलेंडर के माध्यम से। नेक्स्ट है 4 बिंदु, शिक्षकों की कार्य के प्रति कार्य के प्रति उदासीनता समाप्त हो जाती है। कार्य के प्रति उदासीनता समाप्त हो जाती है इसके माध्यम से, कैलेंडर के माध्यम से। जो कि अध्यापक है वो उदासीन भाव से कार्य करता है। यदि मतलब कि कार्यक्रम को अगर उत्साह से नहीं किया जाएगा तो वो कार्यक्रम सही नहीं होता है, और यदि पूर्व तैयारी से किसी कार्य को नहीं करेंगे तो वो उत्साह से नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम पूर्व तैयारी से हम कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, प्री प्लानिंग जब करते हैं तो वो कार्य बहुत ही
मस्तिष्क क्रियाशीलता बनी रहती है। मस्तिष्क क्रियाशीलता बनी रहती है क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। पता चल रहा है मस्तिष्क की क्रियाशीलता बनी रहती है, यानी मस्तिष्क हमेशा क्रियाशील रहता है इसमें, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो महत्व की बिंदु। और आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है समय सारणी। समय सारणी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, समय प्रबंधन के अंतर्गत समय सारणी भी आती है। ये बात हम लोगों ने समझ ली थी। तो आज हम अगला टॉपिक है वो है समय सारणी। अब समय सारणी क्या होती है? आप लोगों को सभी को पता है, विद्यालय में आप लोग पढ़कर आए हैं, कक्षा में आप लोगों ने देखा होगा। कक्षा के अंदर हम कक्षा में जब भी आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे आप लोग पढ़ते थे तब आप लोगों ने ये देखा होगा कि कक्षा में हम लोग एक जो सारणी बनी हुई रहती है उसमें कक्षा, कालांश और अध्यापक, इन सारी चीज़ों को वहाँ पे डिटेल में लिखा होता है कि कौन से कालांश में कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा, उस विषय को कौन सा अध्यापक पढ़ाएगा। तो वो सारी चीज़ें इस समय सारणी के अंतर्गत होती है। तो समय सारणी के अंतर्गत हम अगर छोटी सामान्य व्यवहारिक भाषा में बात करें तो कक्षा के अंदर विषय कौन से क्लास में कौन सा विषय कौन सा अध्यापक पढ़ाएगा, वो सारी डिटेल उसके अंतर्गत दी होती है। तो समय सारणी है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें करेंगे। और एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने मैंने जो फर्स्ट जो आपको वीडियो था उसके अंतर्गत कोड था वो मैंने गलत लिख दिया था, जो कि मैंने सही मेंशन कर दिया। कोड है 9226 है, इस विषय का कोड, थर्ड पेपर का कोड 9226 है, जो मैंने गलत लिख दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें या अपने फेस को कवर करके जाएं। बाहर जाते हैं तो आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें, और सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं तो सैनिटाइजर लेकर जाएं और हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें। और अंत में आप लोगों से गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत आप लोग जो मैंने आज पढ़ाया है उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिख लें, पॉइंट वाइज लिख लें, ताकि हमें आगे जब पढ़ेंगे तो ये बड़े क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दूंगी तब आप लोगों के लिए सुविधा होगी। धन्यवाद।